एवरीवन वेलकम टू एसएस लीगल बार। ये वीडियो आपकी झारखंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें आज हम एक जो सब्जेक्ट है हमारा झारखंड रेंट कंट्रोल एक्ट, उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये एग्ज़ाम में आपका 20 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बेरक नहीं पढ़ाऊंगी, बल्कि आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में आपको उसकी आंसर राइटिंग कैसे करनी है और किन किन सेक्शन से यहाँ पे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आंसर्स की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ये सारा इस वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर आप झारखंड का मेंस लिख रहे हैं, जुडिशरी का मेंस लिख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कोई भी एक्ट आता है तो उसके पीछे एक रीज़न रहता है कि वो क्यों इनेक्ट हुआ है। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो हम इसमें पूरे सेक्शंस को डील नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को डील करेंगे जहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए जो बेसिक्स डिटेल्स होती हैं, कब इनैक्ट हो रहा है, शोर्ट टाइटल एक्सटेंट वगैरह, ये सब नहीं देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर द इनैक्टमेंट ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो जनरली रेंट कंट्रोल एक्ट क्यों बनाए जाते हैं, उनके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो वो होता है टू रेगुलेट द norms of the tenancy and land ownership and to curb the exploitation of either the landlord or the tenant which is due to rent or occupancy। तो इसके लिए कोई भी रेंट एक्ट लाया जाता है। तो बेसिकली हम बात करें इस एक्ट की, तो प्रियम्बल में इसका जो पर्पज़ है, ऑब्जेक्टिव है, वो बताया गया है। तो एक बार हम प्रियम्बल को देखते हैं। तो जनरली रेंट एक्ट क्यों होता है, लीज, रेंट और इविक्शन एक्ट है ये। झारखंड बिल्डिंग 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 की लीज, बिल्डिंग को रेंट पे देना, और जो टीनेंट है उसका इविक्शन, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो प्रेम्बल कहती है वेयर एज द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कंसिडर दैट, जो इसमें चार बेसिक आपको ऑब्जेक्टिव बताए हैं, चार रीजन बताए हैं क्यों ये वाला एक्ट लाने की नीड पड़ी। पहला, तो जो रेंटल हाउसिंग स्टॉक होता है उसकी सप्लाई कैसी है, इज नॉट कमेंसुरेट विद द डिमांड, मतलब जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो रही है, कि रेंटल जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हाउसिंग स्टॉक होता है, उनकी कमी है। पहला रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन है कि जो रेंटल हाउसिंग है ये लो है, इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसी है, वेर एज अ रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, रेंटल हाउसिंग को, तो वो रिटर्न कैसा है, लो है। तो पहली तो सप्लाई कम है, दूसरा उसका रिटर्न भी कम है, थर्ड जो रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड की और टीनेंट की वो कंटेंशियस है, यानी कि डिस्प्यूटेड है, कंट्रोवर्शियल है। फोर्थ वन इज दैट लिटिगेशन पेंडिंग है होती है जो रेंट कंट्रोल एक्ट में, वो काफ़ी काफ़ी टाइम तक पेंडिंग रहती है, डिले की जाती है, अनड्यूली डिलेड होती है। तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो बेसिकली चार मोटे मोटे इसमें ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं, रीजंस बता दिए हैं। पहला तो यही है कि सप्लाई जो है रेंटल हाउसिंग स्टॉक की, वो डिमांड के हिसाब से नहीं है। सेकंड, जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट का, वो लो है इन रेंटल हाउसिंग में। थर्ड, रिलेशनशिप जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, वो कंट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूटेड है, कंटेंशियस है। और लिटिगेशन जो इस एक्ट में है वो पेंडिंग है। तो ये चार रीजन इसमें प्रेम्बल में हमारे को देखने को मिलते हैं। अब ये तो हमने एक ऑब्जेक्टिव बता दिया, रीजंस बता दिया। बेसिकली अब इस एक्ट में क्या होगा तो वो आगे बताया जाता है। नाउ देयर फॉर एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर, यहाँ से अब इसमें पर्पज बताना शुरू स्टार्ट कर दिया कि इस एक्ट में पर्टिकुलरली हमारे को क्या मिलेगा। फर्स्ट थिंग तो ये है कि रेगुलेशन होगी किसकी, जो लेटिंग है बिल्डिंग्स की, उनकी, साथ में एंड द रेंट ऑफ सच बिल्डिंग, लेटिंग ऑफ बिल्डिंग की रेगुलेशन और रेंट की, एंड टू स्टैब्लिश बेटर बैलेंस, क्योंकि जो चार प्रॉब्लम बताई थी उसी का सोल्यूशन इस एक्ट में मिलेगा। तो वही सोल्यूशन है, रेगुलेट कर दिया किसको, लेटिंग को रेगुलेट कर दिया, रेंट जो है उस बिल्डिंग पे जो आना है उसको रेगुलेट कर दिया, साथ में जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का जो रिलेशनशिप था, ये अभी हमने पढ़ा कंट्रोवर्शियल है, तो इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर दिया। तो यानी कि इसको इस एक्ट में लैंडलॉर्ड टेनेंट की राइट्स बता दिए, ड्यूटीज बता दी गई है, इसको बैलेंस कर दिया गया है। और साथ में जो हार्डशिप है, लिटिगेशन जो अभी हम बता रहे थे कि अनड्यूली डिलेड की जाती है या होती है, तो उसको, हार्डशिप्स जो हैं लिटिगेशंस की, उसको भी कम कर दिया गया। तो जो चार प्रॉब्लम आई थी उनका सॉल्यूशन इस एक्ट में है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लिख सकते हैं आपका क्वेश्चन में कि भाई रीजंस क्या है फॉर द एनैक्टमेंट ऑफ द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो जनरली जो पहले तो बेसिक हम लिख देंगे कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा एनैक्ट किया जाता है टू फुलफिल सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम इज टू रेगुलेट द वेरियस नॉर्म्स ऑफ टेनेंसी एंड लैंड ओनरशिप एंड टू कर्ब द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ईदर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट ड्यू टू रेंट और ऑक्यूपेंसी। मोरओवर जो एक्ट है ये मोस्टली टेनेंट फ्रेंडली है एंड इंक्लूड्स वेरियस रेगुलेशंस that protect the tenants from the unlawful or arbitrary steps taken by the landlords with respect to the rent increase and the eviction. Likewise, जो झारखंड बिल्डिंग लीज रेंट एंड इविक्शन कंट्रोल एक्ट है 2011 का, हैज बीन इनेक्टेड टू
deal or to tackle with these certain specified objectives, and the same finds a place in the preamble of this act. The government of Jharkhand has enacted the act as it considered that the supply of rental housing stock in the state is not according to the demand. Moreover, जो return है from the investment in rental housing was low. तो ये हमने इसका फर्स्ट पैरा में हम इसको बता देंगे, उसके बाद में बात करेंगे इस एक्ट की. तो इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट कैन बी इन्वोक्ड वेयर द रिलेशनशिप बिटवीन द लैंडलॉर्ड टेनेंट इज कंटेंशियस. ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट आर एप्लीकेबल वेयर द लिटिगेशंस अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट इज डिलेड. Therefore, in nutshell हम कह सकते हैं कि it can be inferred that जो object of this act का is to provide for the regulation of the letting of the building and the rent of such buildings and to establish better balance between the interest of the landlord and the tenant and to lessen the hardship in the litigation and matters ancillary thereto. तो ये पूरा आप इस पर लिख सकते हैं. तो इतना हुआ. अब चलते हैं. तो शॉर्ट सेक्शन वन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट. सेकंड में डेफिनेशन है. डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट्स है. लाइक सबसे पहले बिल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. बिल्डिंग किसे कह रहे हैं. एक लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन यहाँ पे हो जाएगी इंपॉर्टेंट. लैंडलॉर्ड के साथ में टेनेंट. टेनेंट आपका है लैंडलॉर्ड जी में. प्रीमियम भी इंपॉर्टेंट है, एचपी प्रीमियम और एलटी टेनेंट. तो 3 डेफिनेशन आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी. इसके अलावा जो अथॉरिटीज़ हैं, ए में अपीलेट अथॉरिटी बताया. तो अपीलेट अथॉरिटी का मतलब है जो डिप्टी कमिश्नर होंगे डिस्ट्रिक्ट के, वो जहाँ पे वो बिल्डिंग सिचुएट कर रही है, या फिर कोई अदर ऑफिसर भी हो सकता है अगर वो अम्पावर्ड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा अपीलेट अथॉरिटी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो ये अपीलेट अथॉरिटी होगी. बिल्डिंग देखते हैं. बिल्डिंग का मतलब कोई भी ऐसी बिल्डिंग हो गई या हट है या पार्ट ऑफ बिल्डिंग या हट जो लेट की जा रही है, टू बी लेट होनी है सेपरेटली फॉर रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए. इसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी. गार्डन, ग्राउंड्स, ओपन स्पेसिस, आउट हाउसेज इफ एनी, जो भी बिल्डिंग से हट से या पार्ट ऑफ सच बिल्डिंग हट से अप्रूव है साथ में लगे हुए हैं, या कोई जो भी फर्नीचर सप्लाई किए जा रहे हैं लैंडलॉर्ड के द्वारा यूज़ करने के लिए टेनेंट को उस बिल्डिंग में, हट में या पार्ट ऑफ सच बिल्डिंग में. तो फर्नीचर हो गया या गार्डन, ग्राउंड्स, ओपन स्पेसिस, आउट हाउसेस, ये सब बिल्डिंग के डेफिनेशन में आएगा. अब बात करते हैं कमिश्नर. मीन्स कमिश्नर ऑफ द डिवीजन विच जहाँ पे बिल्डिंग सिचुएट कर रही है. कंट्रोलर जो 31 में गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जा रहा है सेक्शन 31 के तहत में. डिप्टी कमिश्नर का मतलब है डिप्टी कमिश्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वो बिल्डिंग सिचुएट कर रही है. तो इन डेफिनेशंस में तो कुछ खास नहीं है, बट जो मेन है बिल्डिंग, लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रीमियम, इन पर लिखने को आपको मेंस में मिल जाएगा शॉर्ट नोट में. लैंडलॉर्ड की बात करें, लैंडलॉर्ड का मतलब जो ओनर है बिल्डिंग का वो, ठीक है. लैंड का मालिक, स्वामी, भूस्वामी. भूस्वामी, इस स्वामी है ना, पुष्पा में आपने देखा होगा. तो वैसे भू का स्वामी इज नोन एज लैंडलॉर्ड. तो मीन्स द ओनर ऑफ द बिल्डिंग एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु फॉर द टाइम बिंग इज रिसीविंग. अब लैंडलॉर्ड है और उसने अपनी लैंड को किराए पे दिया है, तो वो अनटाइटल्ड है रेंट को रिसीव करने के लिए, चाहे वो अपने अकाउंट में कर रहा है, वेदर हिज ओन अकाउंट और ऑन बिहाफ, या किसी और के बिहाफ में वो किसी और के लिए रेंट ले रहा हो, या एज एन एजेंट ले रहा है, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, रिसीवर, गार्जियन, whosoever so receives the rent or entitled to receive the rent the building were let to a tenant. सिंपली बात है, जो पैसा ले रहा है, कोई भी पर्टिकुलर बिल्डिंग है उसको किराए पे दिया गया और वो रेंट रिसीव कर रहा है या करेगा किसी के बिहाफ में. ऐसे टेनेंट का देख लेते हैं. तो 2 पार्टीज हो गई, लैंडलॉर्ड और टेनेंट. ये लैंडलॉर्ड का हाउस है या बिल्डिंग है, इसने इसको किराए पे दिया टी को, तो अब टी इसको क्या देगा, कंसिडरेशन देगा. कंसिडरेशन इन मनी, वही क्या हो जाता है, रेंट होता है. तो टेनेंट का मतलब है या फिर एनी पर्सन बाय होम और हुज अकाउंट ऑन हुज अकाउंट द रेंट इज पेबल फॉर ए बिल्डिंग एंड इंक्लूड, साथ में इंक्लूसिव डेफिनेशन है. अ पर्सन हु ऑक्युपाइज अ बिल्डिंग एज एन एम्प्लॉय, अगर वो एम्प्लॉय के तौर पे बिल्डिंग को ऑक्युपाई किए हुए हैं, एम्प्लॉय ऑफ द लैंडलॉर्ड ऑफ सच बिल्डिंग ईदर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट और अदरवाइज. मतलब उसका जो लैंडलॉर्ड है उसका एम्प्लॉई है, फिर भी उसने, तो वो भी माना जाएगा कि वो टेनेंट है. या द सर्वाइविंग स्पाउस, किस केस में, और एनी सन और अनमैरिड डॉटर और पेरेंट डॉटर इन लॉ बीइंग द विडो. अगर प्रेडिकीज सन, डिकीज टेनेंट था, ठीक है, उसका प्रेडिकीज सन, उसकी कोई विडो है, कोई डिकीज टेनेंट है, उसका कोई सर्वाइविंग स्पाउस हो गया, या कोई सन है, या अनमैरिड डॉटर है, पेरेंट है, डॉटर इन लॉ है, वो हैड बीन लिविंग विद द टेनेंट, बट कंडीशन इज दैट कि उनके साथ में रहने चाहिए. तो सिंपल बात है, जो टेनेंट था वो डाई कर जाता है. इसके करने के बाद में जो भी पेरेंट होंगे, स्पाउस होगा, सन डॉटर होंगे, या फिर इवन विडो भी होगी. विडो किसकी, प्रेडिकीज सन की, मतलब बेटा भी था वो भी गया, तो उसकी विडो भी अगर साथ रह रही थी तो वो भी टेनेंट की डेफिनेशन में आएगी. तो टेनेंट की डेफिनेशन में कौन आएगा, कोई पर्सन ऑक्युपाई कर रहा बिल्डिंग को एज अ एम्प्लॉय, यानी कि जो लैंडलॉर्ड है वो उसका एम्प्लॉयर है, उसने उसको काम पे रखा हुआ है और साथ में घर भी दिया हुआ है. इधर ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, यहाँ पर रेंट उसको देना हो रहा है, या अदरवाइज उन्होंने अपना जो भी एग्रीमेंट से
किया हुआ है, कंडीशंस रखी हुई है। तो ये दो लोग यहाँ पे क्या हो जाएंगे, टीनेंट। अब नेक्स्ट प्रीमियम की डेफिनेशन देखते हैं। प्रीमियम क्या होता है, 2H में डिफाइन किया गया है। प्रीमियम मीन्स द म्यूचुअली एग्रीड अमाउंट, दोनों मिलके जो भी अमाउंट को फिक्स कर रहे हैं, पे किया जाना चाहिए बाय टीनेंट टू अ लैंडलॉर्ड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट किया जा रहा है उस टाइम पे जो ये एग्री करे कि भाई हम 10,000 देंगे मंथली या 20,000 देंगे, विच डज नॉट एक्सीड, बट कितना, 2 महीने के रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, 12 मंथ के रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, विच शुड बी रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट वाइल वैकेटिंग द बिल्डिंग, जो कि रिफंड किया जाना चाहिए बिना किसी इंटरेस्ट के जब आप बिल्डिंग को खाली कर रहे हैं। तो सिंपली प्रीमियम ये जो पहले आप अमाउंट भर देते हैं, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराते हैं हम, और जब आप बिल्डिंग खाली करते हैं रेंट पे है तो फिर वो अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। बट ये 2 महीने से ज़्यादा रेंट नहीं हो सकता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। 12 मंथ रेंट नहीं हो सकता अगर वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेविंग्स क्लोज पे। ये लिखा जा सकता है कि ये एक्ट किन किन बिल्डिंग्स पे अप्लाई नहीं होता। बिल्डिंग्स की हमने डेफिनेशन देख ली, अभी किन पे अप्लाई नहीं हो रहा है, तो कुछ कुछ संस्थान है, कुछ बिल्डिंग्स हैं जिन पे ये अप्लाई नहीं करता है। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई, पहले तो उन बिल्डिंग्स पे अप्लाई नहीं करेगा जिसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो कैंटनमेंट बोर्ड है या कोई लोकल अथॉरिटी है उनकी बिल्डिंग पे अप्लाई नहीं करेगा, जो इनको बिलोंग कर रही है ऐसी बिल्डिंग्स पे। दूसरा, उन बिल्डिंग पे जो झारखंड स्टेट श्वेतांबर जैन ट्रस्ट बोर्ड की है या झारखंड स्टेट दिगंबर जैन ट्रस्ट बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की है, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड की है, या अदर कोई भी जो रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट होती है उन पे ये अप्लाई नहीं करता है। और ये जो ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशन है, ये रन किए जा रहे हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सिंपल है कि सरकारी प्रॉपर्टी पे ये एक्ट अप्लाई नहीं कर रहा है। ये तो हो क्या भाई, ये एक्ट कहाँ अप्लाई कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं टीनेंसी एग्रीमेंट की, क्योंकि हमने अभी बोला कि एग्रीमेंट होगा। अगर टीनेंसी जो है वो कैसे फोर्स में आएगी, एग्रीमेंट के थ्रू। तो एग्रीमेंट हम कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं क्या होता है उसमें। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो दो पार्टीज होती हैं, कंसिडरेशन होती है, ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट, ये सब तो वही है जो टीनेंसी एग्रीमेंट होगा टीनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में। वो हमेशा कैसे होगा, राइटिंग में होगा। तो फर्स्ट क्लोज यही कहती है कि सेक्शन 107 टीपी एक्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसके होते हुए भी नो पर्सन शैल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट लेट और टेक ऑन रेंट एनी बिल्डिंग एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। इस एक्ट के आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ आप रिटर्न में एग्रीमेंट करके ही किसी भी बिल्डिंग को आप लेट करेंगे या टेक करेंगे रेंट पे। मतलब रेंट पे अगर आपको कोई भी बिल्डिंग हायर करनी है, लेनी है या देनी है, चाहे आप लैंडलॉर्ड है चाहे आप टीनेंट है, तो आपको एग्रीमेंट राइटिंग में करना होगा। 107 में लीज का जैसे है ये टीपी एक्ट का, तो इसको इन्होंने छोड़ा है कि इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, सेक्शन 107 ऑफ टीपी एक्ट, तो ये एक्सेप्शन इन्होंने रखा है। तो इसमें बताया हुआ है कि जो इमूल प्रॉपर्टी होती है उसकी लीज कैसे की जाती है, जो ईयर टू ईयर की है या फिर मंथ की है, क्लियर। तो वो एक्सेप्शन है वहाँ पे, रिटर्न का ओरल का वहाँ थोड़ा वहाँ पे है कि अगर सेक्शन 107 ऑफ टीपी एक्ट में लीज हाउ मेड ये बताया हुआ है। तो कहता है कि अगर 1 साल से ऊपर की जो इमूल प्रॉपर्टी है या ईयरली रेंट आ रहा है तो उसमें मतलब वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से की जानी चाहिए। इसके अलावा बाकी आपकी जरूरत नहीं है कि वो रिटर्न में हो, ठीक है। सेकंड क्लोज अप क्या कहती है, वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर इस एक्ट के आने से पहले टेनेंसी क्रिएट कर दी गई थी और कोई एग्रीमेंट नहीं था राइटिंग में उस टाइम पे, क्योंकि पहले मैंडेटरी नहीं था कि टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, एक मौका दे दिया गया है यहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट को कि वो अब जाके इसको एग्रीमेंट में करा सकते हैं। कितना टाइम दे दिया यहाँ पे, 2 years का। तो वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड वेयर नो एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज एंटर्ड इनटू, तो जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट है शैल एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग विद रिगार्ड टू द टेनेंसी इंक्लूडिंग जो अमाउंट ऑफ रेंट उन्होंने फिक्स किया है एंड द पीरियड ऑफ टेनेंसी कितना है, एंड एक उसकी कॉपी डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट और कॉपी देयर ऑफ बिफोर द कंट्रोलर के सामने, कितने टाइम पीरियड में, विद इन 2 years, जो सेक्शन 13C में बताया गया है इस एक्ट के। एक्ट में कैपिटल ए आएगा, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड दैट जहाँ पे लैंडलॉर्ड और टेनेंट फेल कर जाते हैं जॉइंटली कॉपी देने में एग्रीमेंट की इस सब सेक्शन के तहत में, यानी कि जॉइंट पिटिशन नहीं देते हैं, तो सच लैंडलॉर्ड और टेनेंट शैल अलग अलग भी है अपना जो पर्टिकुलर्स है इसके रिगार्डिंग टेनेंसी के रिगार्डिंग वो सबमिट कर सकते हैं। तब भी कितने टाइम में, विद इन 2 years एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि जो टेनेंसी एग्रीमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए,
रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। बट एक एक्सेप्शन है 107 का, जहाँ पे लीज के बारे में बात हो रही है, लीज कैसे क्रिएट की जाती है, लीज हाउ मेड, टीपी एक्ट में। बाकी यहाँ पे अगर बिफोर द कमेंसमेंट इस एक्ट के आने से पहले टेनेंसी थी और वो कोई एग्रीमेंट नहीं था, तब भी वो राइटिंग में हो सकती है। टाइम पीरियड यहाँ पे 2 ईयर्स का। अब बात आती है सेक्शन 5 बात करता है इनहेरिटेंस टू टेनेंसी। ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, जिन जिन सेक्शन से क्वेश्चन बनेंगे हम उनको डील करेंगे। तो ये शॉर्ट नोट में लिखना आता है 5 नंबर में आपका, इनहेरिटेंस टू टेनेंसी। कहने का मतलब है क्या जो टेनेंसी है वो इनहेरिटेबल है, यानी कि अगर सपोज करो जो टेनेंट है उसकी डेथ हो जाए तो उसके बाद में जो उसके एलार है उनको टेनेंसी मिलेगी, कंटिन्यू कर सकेंगे उस टेनेंटेड प्रीमाइस में। तो उसका जवाब देता है सेक्शन 5। कौन कौन, पहली बात तो कौन कौन उसके सक्सेसर जो होंगे, कौन कौन टेनेंसी को के राइट को ले पाएंगे। तो देखते हैं इनहेरिटेंस टू टेनेंसी सेक्शन 5। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ टेनेंट, अगर कोई टेनेंट है उसकी डेथ हो जाती है तो जो राइट है उसका टेनेंसी का वो डिवोल्व करेगा इस ऑर्डर में। जैसे हिंदू लॉ में हम ऑर्डर पढ़ते हैं, क्लास 1 ईयर, क्लास 2 ईयर, तो सेम यहाँ पे भी ऑर्डर है। यहाँ पहला है स्पाउस। सपोज करो टी नाम का ये पर्सन था, इसकी हो जाती है डेथ, तब इसके जाने के बाद में टी के साथ में इनके भाई इसका जो हस्बैंड है या वाइफ है, वाइफ सपोज वाइफ, इनके मम्मी पापा, फादर एंड मदर, सन डॉटर, चिल्ड्रन हो गए, ये लोग साथ रहते हैं, या और रिलेटिव है, चाचा ताऊ बुआ, वो सब रहते हैं। तो अब बात आती है इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ टेनेंट, जो राइट है टेनेंसी का शैल डिवोल्व टू हिज सक्सेसर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, नेमली पहला स्पाउस, जो भी स्पाउस होगा उसको जाएगा पहले, स्पाउस यहाँ पे वाइफ है। दूसरा सन है और अनमैरिड डॉटर, क्योंकि मैरिड हो जाएगी तो अपने घर की हो जाएगी, तो जो हस्बैंड है वो उसका घर होगा, ये घर नहीं होगा। और वेयर देर आर बोथ सन एंड अनमैरिड डॉटर बोथ ऑफ देम, तो सन और ये जो चिल्ड्रन है सन और डॉटर दोनों को जाएगा, डॉटर अनमैरिड वाली ही है बस। थर्ड नंबर पे पेरेंट्स, फादर मदर। फिर उसके बाद में अगर कोई सन था, ठीक है, S1 सपोज करो, उसकी भी डेथ हो जाती है और उसकी वाइफ थी एस डैश की वाइफ, यानी कि अब ये विडो हो गई एस डैश की, तो प्रीटी की सन जो मतलब पहले ही मर गया इनसे, टी से, तो वो साथ रहती है। तो अब ये भी नहीं है, हस्बैंड नहीं है, और अब ये जो ससुर जी हैं ये भी नहीं है, तो विडो को भी राइट मिलेगा। बट उस जो ऑर्डर है विडो का लास्ट का है, पहले स्पाउस को मिलेगा, फिर बच्चों को मिलेगा, फिर पेरेंट्स को मिलेगा, पेरेंट्स भी थर्ड नंबर पे है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस करने का टेनेंसी को, पहली बात तो हेरिटेबल है, क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया कि हेरिटेबल है। दूसरा कैसे है, तो ये ऑर्डर बता दिया। अब इसके आगे कुछ प्रोविजोज हैं वो देखते हैं, एक्सेप्शंस। प्रोवाइडेड दैट जो सक्सेसर है, यानी कि जो सक्सीड करेगा बाद में, ये कुछ कंडीशंस बता दिए हैं कि कंडीशंस होंगी तभी वही उसको राइट मिलेगा, अदरवाइज ही कैन नॉट क्लेम द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन टेनेंसी। तो प्रोवाइडेड दैट जो सक्सेसर है वो साथ रहता रहा हो या फिर काम कर रहा है साथ में उस प्रीमाइस में, डिकीज के साथ में काम करता था एज ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली अप टू द डेट ऑफ हिजर डेथ, और वॉज डिपेंडेंट ऑन द डिकीज टेनेंट। एक चीज और एंड वर्ड है, वो उस पर डिपेंडेंट भी था, काम भी कर रहा था, डिपेंडेंट भी था और रहता भी था, ठीक है, ये सब है। इसके अलावा provided also that period of devolution is limited to the unexpired portion of the tenancy। अब ये हम बात कर रहे हैं कि कितने टाइम तक ये लोग रह सकते हैं। सपोज करो टेनेंसी 1 साल की थी, 1 ईयर के लिए क्रिएट की गई थी, तो 6 मंथ के अंदर में टेनेंट की डेथ हो गई, तो जो बाकी बचे 6 मंथ हैं उसके लिए ही जो ये बाकी लोग हैं वो रह सकते हैं, कोई अलग से नई क्रिएट नहीं हो जाएगी। तो जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है टेनेंसी का टाइम पीरियड जो है उतने के लिए ही लिमिटेड है। बट अगर लैंडलॉर्ड चाहे और जो सक्सेसर टेनेंट चाहे तो वो एक फ्रेश एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इनको ज़्यादा टाइम के लिए रहना है, फॉर एग्जाम्पल 2 ईयर्स 3 ईयर्स या कंटिन्यू रखनी है, तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो सक्सेसर टेनेंट है वो फ्रेश एग्रीमेंट में एंटर करके कर सकते हैं। आगे बात आती है प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो राइट टू टेनेंसी शैल नॉट डिवोल्व अपॉन अ सक्सेसर इन केस, सक्सेसर पे ये जो राइट है वो डिवोल्व नहीं करेगा राइट टू टेनेंसी का। क्यों नहीं करेगा, कब नहीं करेगा, अगर जो सक्सेसर है या उसका जो स्पाउस है या जो भी डिपेंडेंट सन डॉटर थे उनका खुद का कोई बिल्डिंग है, उनके खुद का कोई घर है, तो उनको यहाँ पे रहने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो अगर ओइंग और ओकुपाइंग बिल्डिंग, किसी और बिल्डिंग को वो ओकुपाई करे हुए हैं या उनकी खुद ओन करे हुए हैं, तो however he shall acquire a right to continue in possession as a tenant for an expired period of tenancy or a period of 1 year from the date of the death of the tenant on or on his death whichever is earlier। लेकिन however फिर भी वो राइट ले सकते हैं कंटिन्यू करने का पोजीशन में, सिर्फ कितना, या तो 1 साल, जैसे मैंने अभी 6 महीने का दिया, तो अनएक्सपायर्ड जो पोर्शन है वो टाइम पीरियड जो टेनेंसी का कितना है 6 मंथ, या तो सपोज करो उतना ही टाइम 6 मंथ ही कंटिन्यू करेंगे, या फिर जो मतलब अनएक्सपायर्ड पीरियड है टेनेंसी का उतना, या फिर 1 साल कब से जो टेनेंट की डेथ हुई है उससे, जो भी अर्लियर है, तो यानी कि अर्लियर यहाँ 6 मंथ है तो 6 मंथ तक ही करेंगे।
आगे कहता है जो राइट है सक्सेसर का, जो रेफर किया गया था सब सेक्शन 1 में, टू कंटिन्यू इन द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग शैल बी पर्सनल टू हिम। अब यहाँ पे आती है कि ये कैसा राइट है, पर्सनल राइट है सक्सेसर का। एंड शैल नोट ऑन द डेथ, अब क्योंकि टेनेंट था पहले, उसकी डेथ हुई तो फिर उसके सक्सेसर को ये राइट चला गया। अब सपोज करो जो सक्सेसर है इसी की डेथ हो जाए तो अब आगे हेरिटेबल नहीं है ये, तो साफ साफ मना कर दिया क्लोज 2 ने, सब सेक्शन 2 ने, कि जो राइट है वो सक्सेसर का ये कंटिन्यू करने का पोजीशन में बिल्डिंग की, ये पर्सनल है उसका। शैल नॉट ऑन द डेथ ऑफ सक्सेसर डिवोल ऑन एनी ऑफ हिज heirs। अब थर्ड बात होती है नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 और 2 शैल अप्लाई टू अ नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग and the vacant possession of such building shall be delivered to the landlord within 1 year on expired portion of tenancy whichever is earlier। अब बात आती है थर्ड, फिर से एक एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि हमने सेक्शन 1 में और 2 में हमने बात की, लेकिन ये कहता है कि जो कुछ हमने 1-2 में बात की है वो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे अप्लाई नहीं करेगी, और जो वैकेंट या फिर जो वैकेंट पोजीशन है उस बिल्डिंग के उस पर अप्लाई नहीं करेगी। शैल बी डिलीवर टू द लैंडलॉर्ड विद इन 1 year एन एक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ टेनेंसी विच एवर इज अर्लियर ऑन द डेथ ऑफ टेनेंट इन केस द टेनेंट इज इंडिविजुअल। दूसरा, अगर फॉर्म है टेनेंट और डिसॉल्व हो जाती है फॉर्म, या फिर कंपनी है टेनेंट और कंपनी वाइंड अप हो जाती है, या फिर कोई कॉर्पोरेट बॉडी है अदर देन कंपनी, इसका डिसोल्यूशन होता है इन केस द टेनेंट इज सच कॉर्पोरेट बॉडी। तो इन केसेस में, क्योंकि ये क्या है नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, तो इन पे ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं करेगी। कहने का मतलब है जो इनहेरिटेंसी है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसा होने पे, भाई ये सब होने पे, इंडिविजुअल जो था टेनेंट जो था वो इंडिविजुअल था, उसकी डेथ हो जाती है और बिल्डिंग कैसी है नॉन रेजिडेंशियल, तो ये उसके सक्सेसर को नहीं जाएगी, फर्म के केस में भी, कंपनी के केस में भी, या कॉर्पोरेट बॉडी है तब भी। लेकिन प्रोवाइडेड दैट इट इज ओपन टू द लैंडलॉर्ड, और जो सक्सेसर टेनेंट है वो चाहे तो फ्रेश एग्रीमेंट करके ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब फ्रेश एग्रीमेंट चाहिए, ना कि यहाँ पे इनहेरिटेंस अप्लाई करेगा इस केस में। तो थर्ड फर्दर क्या है प्रोविजो, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और आया भी है प्रीवियस ईयर में कि इनहेरिटेंस, इस पे आपको एक नोट लिखना है सेक्शन 5 पे, तो इनहेरिटेंस टू टेनेंसी पे, तो यहाँ पे आप इसको ये सब चीज़ें बता सकते हैं। क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन ये बताती हूँ। क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू इनहेरिटेंस ऑफ टेनेंसी। तो इनहेरिटेंस होती क्या है? तो इनहेरिटेंस इज अ कन्वेंशन ऑफ पासिंग और रेदर ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टीज, टाइटल्स, डेट्स, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टू द लीगल हेयर ऑफ अ पर्सन अपॉन हिज और हर डेथ। इट कैन बी डन ईदर बाय विल के थ्रू भी हो सकती है, थ्रू लॉ ऑफ सक्सेशन भी हो सकती है। बात करें इस पर्टिकुलर एक्ट की, झारखंड एक्ट की, रेंट कंट्रोल एक्ट की, तो सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट डील करता है विद द रूल्स रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस टू टेनेंसी एंड स्टेट दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ टेनेंट जो राइट ऑफ टेनेंसी है शैल डिवोल्व टू ही सक्सेसर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। हमने बताया ऑर्डर क्या रहेगा, पहले स्पाउस को, देन टू सन और अनमैरिड डॉटर है, और वेयर देयर आर बोथ सन एंड अनमैरिड डॉटर बोथ ऑफ देम को जाएगा, देन टू सी पेरेंट्स को जाएगा, लास्टली किसको जाएगा, डॉटर इन लॉ को जाएगा, बीइंग द विडो ऑफ हिज प्रीडिकेस्ड सन। द प्री कंडीशंस फॉर इनहेरिटेंस हेयर आर दैट जो सक्सेसर है हैज ऑर्डिनरली बीन लिविंग और कैरिंग ऑन द बिजनेस। अब कंडीशंस बता देनी है कि जो सक्सेसर होंगे उनको तभी मिलेगा जब अगर वो साथ में रहते हैं, जो डिकीज टेनेंट उनके साथ में एज ए मेंबर ऑफ फैमिली रहे हैं अप टू हिज डेथ, एंड एज डिपेंडेंट भी है साथ में, एंड डिपेंडेंट है किस पे, डिकीज टेनेंट पे। दैट द पीरियड ऑफ डिवोल्यूशन इज लिमिटेड, लेकिन एक बात भी है कि जो पीरियड ऑफ डिवोल्यूशन है वो लिमिटेड है टू द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टेनेंसी, एंड इट इज ओपन टू द लैंडलॉर्ड एंड सक्सेसर टेनेंट टू एंटर इनटू फ्रेश एग्रीमेंट दैट अ राइट टू टेनेंसी shall not devolve upon the successor in case such successor or his spouse or any of his dependent son or daughter is owning और ऑक्यूपाइंग अ बिल्डिंग। अगर उनके पास में खुद में एक बिल्डिंग है, या ओन कर रहे हैं या ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो हाउएवर उनके पास में एक राइट है, राइट टू कंटिन्यू इन पोजीशन एज अ टेनेंट फॉर अनएक्सपायर्ड बिल्डिंग ऑफ टेनेंसी और पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ ऑफ द टेनेंट, ये हमने बता दिया, और ऑन हिज डेथ विच एवर इज अर्लियर। रूल रिगार्डिंग द राइट ऑफ सक्सेसर की बात करें तो जो राइट है एवरी सक्सेसर का एज अ होस्ट टू कंटिन्यू इन पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग शैल बी हिज पर्सनल राइट होगा, शैल नॉट ऑन द डेथ ऑफ द सक्सेसर डिवोल्व करेगा ऑन एनी हिज एयर्स। तो ये चीज़ यहाँ पे हमने बता दी। और सेकंड, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग का केस भी एक्सप्लेन कर देना है कि अगर टेनेंट इंडिविजुअल है कोई, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर फर्म है डिसोल्व हो जाती है फर्म, या फिर कंपनी है, कंपनी वाइंड अप हो जाती है, कॉर्पोरेट बॉडी है वो डिसोल्व कर जाती है, इन केसेस में नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के केसेस में ये अप्लाई नहीं करेगा। कहने का मतलब है इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं होगा, लेकिन लैंडलॉर्ड और सक्सेसर चाहे तो एक फ्रेश एग्रीमेंट से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होंगे हमारे 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन ही हम डील करेंगे डेली। तो आई होप आपको वीडियो समझ आए, कुछ फीडबैक हो तो आप वो भी बता सकते हैं। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर करें, फिर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और झारखंड मेंस की प्रिपरेशन करनी है साथ में, तो आप उसके रिगार्डिंग भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी टेलीग्राम पे मैं क्लासेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं टेलीग्राम पे, तो आप वो भी बता सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।